Assalamu alaikum. This is Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. वेलबींग के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसमें घर बैठे पेरेंट्स और वो लोग जो कि अवेयरनेस के साथ इतने नहीं हैं उनको अवेयरनेस देते हैं कि डिसेबिलिटी डिसऑर्डर या डिलेट को किस तरीके से आप स्क्रीन आउट कर सकते हैं और किस तरीके से इंटरवेंशन को अवेल कर सकते हैं। पिछले बहुत से प्रोग्राम्स में हमने बहुत से एरियाज को डिस्कस किया। आज जो हम बहुत अहम बात करेंगे जितने भी फिजिकल इश्यूज हैं और उनको किस तरीके से थेरेपीज के साथ टैकल किया जा सकता है उसको देखेंगे। बहुत सी ऐसी चीजों को भी देखेंगे जो कि क्यूरीज हैं पेरेंट्स के लिए और वो अभी तक क्लियर नहीं है कि आइदर उनका सोल्यूशन क्या है और उनका करेक्ट आंसर क्या है। समाउ हम फिजियो इशू को मुख्तलिफ चीजों के साथ रिलेट करके निगलेक्ट भी कर देते हैं। सो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे और आपको क्लियर भी करेंगे। मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप इसको सुने और रिलेट करें और अपने सराउंडिंग में जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनमें अगर स्प्रेड कर सकते हैं तो जरूर करें। अपनी इन तमाम कम्युनिकेशन के लिए, इन तमाम क्वेश्चंस के लिए हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं डॉक्टर सोहेल को, जो कि वेलबींग सेंटर में काम कर रहे हैं और इससे पहले बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। बच्चों के साथ, अडल्ट के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। सो वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। इतने एक सोसाइटी में चेंज के लिए आपने टाइम निकाला और स्पेशली अवेयरनेस प्रोग्राम में जब कंट्रीब्यूट कोई करता है तो हम कहते हैं ये सदका जारिया है, तो इसके लिए आपको थैंक यू कहेंगे। बिल्कुल ऐसे है मैडम जी। अच्छा सोहेल, आज के दिन हम डिफरेंट क्यूरीज को भी देखेंगे और स्पेशली हम वो कॉमन चीजें देखेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ी आम तो नजर आती हैं लेकिन इन्हीं आम चीजों में बड़ी कंफ्यूजन नजर आती हैं। तो हम बच्चों को लेके बड़ों बूढ़ों तमाम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि हम सीपी बच्चों की बात करते हैं, बहुत से केसेस होते हैं, तो हमारा जो ताल्लुक होता है सीपी के साथ, तो बच्चा जब रोता नहीं है तो हम कहते हैं वो सीपी चाइल्ड है, लेकिन पेरेंट्स कहते नहीं ये रोया तो था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उसको सीपी कंसीडर किया जाता है, तो पेरेंट्स बड़ी कंफ्यूजन में होता है कि नहीं ये तो रोया था बट ये सीपी है, ये लिखा सीपी है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, ऐसा है कि बेशक वो एक हम काज कह सकते हैं कि वो एक काज हो सकती है कि सीपी बच्चा डेवलप करने में या सीपी मतलब है कि बच्चे को कन्वर्ट करने में सीपी में, बट ये नहीं सकते कि वो एक ही रीज़न है कि जिससे हम लेके कहें कि ये बच्चा हमारा सीपी है या नहीं है। तो मुख्तलिफ रीज़न है, मैं जैसे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि बच्चा ये है कि पैदाइश से पहले भी, पैदाइश के बाद भी सीपी डेवलप हो सकता है, उसकी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल ये है कि अगर बच्चा माँ के पेट में है और उसे उस टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा, तो उसमें भी यही होता है कि उसकी जो ब्रेन है वो उसके जो ब्रेन है उसमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। और सेम ऐसे होता है कि कुछ मतलब एक मदर ऐसी होती हैं जिनका एचपी लेवल कम होता है, उससे ये होता है कि जब खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती तो ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो जाती है डेफिनेटली। तो जब उनके ब्लड में मतलब उनके ब्लड में ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम होगी तो डेफिनेटली जो बच्चा होगा वो सीपी डेवलप होगा, क्योंकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो उसके साथ जब ये बच्चा ये है कि मतलब है कि प्रेगनेंसी होती है, मतलब उसके बाद जब वो मतलब उसकी बर्थ होती है, तो बर्थ के दौरान भी यही होता है कि सम टाइम ये होता है हमारे प्रोफेशनल्स जो उन्हें डील कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे की बर्थ के दौरान, उस टाइम ये होता है बच्चा रोता नहीं है, तो एक निगलिजेंस होता है कि उसमें हमारे जो प्रोफेशनल हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन नहीं कर सकते, उस टाइम नहीं दे सकते, और मतलब डिलीवरी रूम में वो अवेलेबल नहीं होता। तो वो भी एक रीज़न है कि ऑक्सीजन लगने में एक इशू आ जाता है। सेम इसी तरह अगर आगे देखा जाए तो उसके बाद ये है कि अगर बच्चे का वेट कम है, मतलब 5.5 पाउंड से कम है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो सीपी डेवलप हो जाए। और इसके साथ सेम कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे मतलब कि बर्थ के बाद प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसकी ब्रेन की तरफ नहीं जा रही, तो उसमें भी डेवलप हो सकता है। और बाकी जो आपने बात की है कि
सीपी डायग्नोज कर दिया जाता है। समटाइम ये होता है कि कोई ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, बच्चा गिर भी सकता है। उस वजह से भी मतलब है कि हमारे प्रोफेशनल एक तरह का समझे कि गलत डायग्नोज करके सीपी में उसे कर देते हैं। फाइन, फाइन, थैंक यू सो मच। अच्छा सोहेल, मुझे एक ये भी बताएं डॉक्टर सोहेल के हमें किन केसेस में विजन और हेयरिंग टेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए अगर बच्चा देर से रोया है या प्री मेच्योर है। नॉर्मली तो हम लोग किस चीज को इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक आप लोगों का क्राइटेरिया जिसमें हेयरिंग और विजन वगैरह भी डिस्टर्ब हो सकती है बच्चे की? देखिए, जब एक चीज़ है, जब मतलब ये है कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उस ब्रेन में जब जितने बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और आपने ये देखना है कि ब्रेन का कौन कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, वो आपको एमआरआई में मिलेगा। अगर उसमें वो हिस्सा डैमेज हुआ है जिसमें जो ये है कि विजन को कंट्रोल कर रहा है या बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उसमें जाके वो मतलब डैमेज हो जाएगा। फाइन, फाइन, ठीक। अच्छा सोहेल साहब, एक और चीज बड़ी कॉमन देखने में आती है, क्योंकि टो वॉक जब भी आती है तो पेरेंट्स कोई और चीज बॉदर करें ना करें, लेकिन उनमें एक ये रेड फ्लैग उनको महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद बच्चा ऑटिज्म के साथ है। तो ऑटिज्म की क्या तरफ है। हमारे बच्चों की टो वॉक जो है वो सिर्फ ऑटिज्म से ही लिंक करती है या इसमें और भी रीजंस होती हैं फिजियो के अकॉर्डिंग नहीं अगर देखा मैडम, नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत परसेप्शन है। बेसिकली टो वॉक में सिर्फ ऑटिज्म नहीं है, लेकिन मैंने मतलब पहले जैसे बताया कि सीपी में जो मतलब कंडीशन एक डेवलप है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान अगर ना रोए तो होता है। सेम इसी तरह कि अगर आप इसे देखें कि ऑटिज्म एक रीज़न हो सकती है बच्चे की टो वॉकिंग में, लेकिन ये है कि हम ये नहीं कहते कि टो वॉकिंग वाला बच्चा लाजमी ही ऑटिज्म की कैटेगरी में आता है। तो ठीक है। मतलब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि हो सकता है एक्लिस टेंडन, जो हमारे एंकल जॉइंट पे एक्लिस टेंडन है, वो अगर शॉर्ट है तो उस वजह से भी बच्चा टो वॉक कर सकता है। और सेम इसी तरह कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मतलब मस्कुलर मतलब वीकनेस है, तो अगर उनके मसल वीक हैं तो उसमें भी टो वॉकिंग आ सकती है। तीसरा ये है कि ऑटिज्म भी एक रीज़न हो सकती है। चौथा उसके साथ यही है कि अगर वीकनेस है बच्चे को, बच्चा अपने अपने मसल को, अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा, अपने अपने मसल पे प्रॉपर जोर नहीं डाल रहा, तो उससे भी वो अपने अपने पॉइंट को, अपने जो मतलब सेंट्रल पॉइंट को बैलेंस करने के लिए उसमें भी टो वॉकिंग की तरफ जा सकता है वो। ठीक है, यानी आपकी डिस्कशन से हमें ये बड़ी खूबसूरत से तरीके से बात समझ आई है कि टो वॉक की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, ऑटिज्म ही वाहिद ऐसी है रीजन नहीं है जो कि पेरेंट्स मोस्टली कंसीडर करता है। जी, अच्छा, जी, ऐसी है बिल्कुल। गुड। डॉक्टर सोहेल, एक और चीज मैं पूछूंगी कि हम अर्ली इंटरवेंशन को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। हमारे ही कंट्री में अभी तक अर्ली इंटरवेंशन को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। बच्चा अगर डिलेड के साथ है तो किस टाइमिंग में और कितने ईयर्स में बच्चे को फिजियोथेरेपी की तरफ मूव कर जाना चाहिए? क्योंकि स्पीच में तो एटलीस्ट 3 ईयर तक बड़ा तसल्ली से वेट किया जाता है कि हम देखते जी, हैं जी। फलां भी नहीं ठीक बोला था, फलां भी डिले बोला था। तो फिजियो के हवाले से जब देखा जाए तो उसमें आप क्या कहेंगे कि कब स्टार्ट कर देनी चाहिए फिजियोथेरेपी? जी, जी मैडम, ऐसे है कि अगर हम डीएमएस की तरफ देखते हैं ना, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी। एक वालिदैन जो अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना, उसे पता है कि हमारा बच्चा कौन कौन से मंथ में क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन ऐसे है कि अगर पहले मंथ में है कि उस मतलब तीसरे मंथ में अगर बात करते हैं, मतलब 1 से 3 मंथ के दौरान वो नेक होल्डिंग की तरफ तो थोड़ा सा या उसकी जो मतलब फाइन मोटर है वो डेवलप हो रही होती है। तो एक सबसे अच्छा जो स्क्रीनर है डीएमएस में, वो मदर है, वो उनके घर वाले हैं कि उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि आया कि हमारे बच्चे में जो माइलस्टोन्स हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, कि वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली आपको कंसर्न करना है। और अगर फिजियो की तरफ देखें तो फिजियो की ये है कि बच्चे को कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर फिजियो का कंसर्न कराना चाहिए। तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने कंसर्न नहीं कराया तो ठीक है, बच्चा डेवलप होता रहेगा। तो जितना आप बच्चे को डेवलप होने में लेट लगाएंगे और बच्चे को फिजियो की तरफ कंसर्न नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो काम बढ़ता जाएगा। वो ये है कि उसकी जो वीकनेस है, जो उसकी माइलस्टोन है, वो अचीव होने में मजीद टाइम लेंगे, मजीद डिले, मतलब डिले की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने जो माइलस्टोन है उसकी मेजरमेंट स्टार्ट ही सिटिंग से करते हैं,
तो यहाँ ये भी शायद जी पेरेंट्स जी। को बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्क्रीन करेंगे, स्क्रीनिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, नेक होल्डिंग से स्टार्ट की जाती है, करवट लेने से स्टार्ट की जाती है एंड देन फिर सिटिंग, स्टैंडिंग की बात आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं ऐसे ही है, होता, बिल्कुल। जो कि शायद बहुत ज़रूरत है हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। सोसाइटी में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जी और जी मैडम, चीज़ ऐसे ही है। हम लोग ऑर्थोसिस की बात करते हैं, जैसे पाँव के फ्रेम हो गए, हाथों के फ्रेम्स हो गए। तो नॉर्मली जी जब जी। ये थेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं या ऑर्थोपेडिक रिकमेंड करते हैं तो उसके बाद फिजियो की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऑर्थोसिस और फिजियोथेरेपी का कितना लिंक है और इसकी कितनी सपोर्ट मिलती है एक दूसरे को? और देखिए, आपने बड़ी मेन बात की, मेरे ध्यान में भी था कि मैं आखिर में ये बात लाजमी डिस्कस करूँगा। देखिए कि जो आर्थोसिस चीज़ है, ठीक है, वो आपके लिम्ब को कोई भी, अगर कोई भी जॉइंट, कोई आपका कोई भी लिम्ब की मतलब डिफॉर्मिटी है, वो डिफॉर्म है, तो ठीक है, आपने वो आर्थोसिस तो लगा लिया, वो तो आपने ठीक कर लिया, वो आपने कंप्रेशन दे दिया, ऐसा ऐसा वो ठीक होता रहेगा। बट एक चीज़ है, जब आपने आर्थोसिस अप्लाई किए, तो उसके बाद जो दूसरे जॉइंट, दूसरा एरिया जो सही था, उसे भी आपने रोक दिया है। तो मिनिमम देखें ना आप, मिनिमम अगर आप एक बच्चे को या एक बड़े को आर्थोसिस पहनाते हैं, तो कम से कम 6 घंटे तो पहनाए जाते हैं ना। जो प्रोफेशनल है वो 6 घंटे मिनिमम, वो उन्हें कहते हैं कि 6 घंटे मिनिमम आप पहना है। तो उसमें ये होता है कि एक एक चीज को तो आप करेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके जी साथ जी। साथ दूसरी चीज को आप निग्लेक्ट भी तो कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में, और ये असूल है कि जब अर्थोसिस दिए जाती हैं, तो उसके साथ ये भी लाजमी बताया जाता है कि आपने फिजियो की तरफ लाजमी कंसर्न करना है। गुड। अच्छा, एक और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि ऑर्थोसिस में एक कंफ्यूजन ये भी बड़ी प्रोमिनेंट देखने में आती है कि कुछ डे में होते हैं, कुछ नाइट के लिए होते हैं। तो पेरेंट्स को नॉर्मली इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो इस बारे में भी जरूर चाहूंगी कि आप बात करें कि ऑर्थोसिस की भी डिविजन्स होती हैं। जी जी, कुछ अर्थोसिस ऐसे यूज किए जाते हैं जिन्हें हम एंगल ठीक करने के लिए करते हैं। जब हम हम्म। एंगल ठीक करने के लिए करते हैं, तो उसमें ये होता है, या ये है कि सवेयर, अगर एक आप मतलब फर्ज लें कि पाँव सवेयर मुड़ा या ई वर्जन है, तो जब आप उस टाइम अप्लाई करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए मदर्स को या मतलब घर वालों को कहा जाता है कि आपने इसे नाइट में पर अलाइनमेंट उसकी तरफ थोड़ा सा वो सही हो जाए, थोड़ा सा करेक्शन हो जाए। करेक्शन होने के बाद जब वो वेट बर्दाश्त करने के काबिल होगा, देन हम कहते हैं कि फिर आप वॉक की तरफ भी आए और आप मतलब मैक्सिमम स्टैंडिंग की तरफ लेके आए प्रोसेस के साथ। गुड। अच्छा, एक और चीज सोहेल साहब बहुत कॉमनली देखने में मिलती है कि जब हमारा बच्चा चलना शुरू हो जाता है तो फिजियोथेरेपी को जी रोक जी। दिया जाता है। तो उसके नुकसानात क्या है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा केसेस ऐसे देखे हैं कि वो चल तो रहे हैं, लेकिन चल कैसे रहे हैं या उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, ये पेरेंट्स बॉदर नहीं कर रहा, उनके लिए यही है कि ये चल रहा है। तो इस सिलसिले में अब जरूर देखें कि चाहूंगी कि कुछ बोलें। जी जी, देखिए, असल में सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे वालिदैन में या जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनको जब हम कहते हैं कि आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है, आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, वो एक लिमिटेड टाइम में तो करते हैं। तो अभी 50% ही रिकवरी नहीं हुई होती, तो वो छोड़ देते हैं। उसकी और इसकी रीज़न ये होते हैं, वो कहते हैं हम अब तो बेहतर हो गए ना। बेहतर नहीं करना, हमने बेसिकली आपको ठीक करना है, और आपने ठीक होना है। प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो आपको ट्रायल बताए जाते हैं, उस ट्रायल के मुताबिक आप प्रॉपर सेशन लें, ताकि 100% रिकवरी होने के बाद आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, मूव करें। तो अगर वो छोड़ देते हैं, मैं चाहूंगी कि जरूर मेंशन करें कि छोड़ने की सूरत में क्या नुकसान होते हैं, ये अगर मेंशन करें। देखिए, अगर आपने छोड़ के फ़र्क यह है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसकी एल्बो काम नहीं करती या रेस्ट पे कोई मसला है, आपने सेशन लिए, सेशन लेने के बाद आपने 1 हफ्ते का सेशन लिया, और सबसे मेन चीज़ एक और भी है मैडम, कि कुछ ऐसा करते हैं कि सीखने के बाद घर चले जाते हैं और घर परफॉर्म कराते रहते हैं। बट एक चीज़ कि प्रोफेशनल को पता है कि कितने टाइम के लिए आपने करानी है, और कितने टाइम के लिए आपने उस एक्टिविटी में मजीद एक्टिविटी ऐड करनी है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा सीखा, ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने मतलब जो एक प्रोफेशनल मतलब तरीके से चल रहा है, उसे क्विट कर देते हैं। तो ये चीज़ लाजमी करें कि आपको नहीं पता कि और कौन कौन सी एक्टिविटी दरमियान में हमने ऐड करनी है। तो लिहाजा जो एक प्रॉपर सेशन बताए जाते हैं, तो उन सेशन को लेंगे, देन जाके रिकवरी बेहतर होगी। हम्म।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद एक रिहैब को रन कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उस पे वेट पड़ रहा होता है, उसकी बोन्स डिफ़ॉर्म हो रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे होते हैं, जो कि चल तो रहा होता है बच्चा, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स विज़िबल हो रही होती हैं, जो ऐसे ही कि नॉर्मली बॉदर नहीं की जाती। एग्ज़ैक्ट ऐसा ही है। और बात बड़ी तो मसला खूबसूरत यही सा आता है साहब कि आपने बात जॉइंट्स की पे कि जी, जी बताएँ। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि पेरेंट्स या कोई भी एडल्ट अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ये एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम खुद करवा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा ऐसे ही है। स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत से केसेज़ सबसे ऐसे हैं मेन जो यही कि है। एग्ज़ैक्ट ठीक होने की बजाय खराब होके हमारे पास आ रहे होते हैं, तो बहुत ये अहम बात है। अच्छा सोहेल साहब, एक और चीज़ कहूँगी कि एक तो प्योर फिजियो इश्यू होते हैं। हम जब कोमोर्बिडिटी की बात करते हैं, मल्टी इश्यूज़ की बात करते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक कर रही होती हैं। किन-किन केसेज़ जी, जी। में फिजियो इश्यू रिलेट हो सकता है, सामने आ सकता है? जैसे नॉर्मली ऑटिज़्म में भी आता है। इसके अलावा हमारे और भी अगर केसेज़ कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो? लेकिन देखिए जैसे अगर मतलब अडल्ट की बात की जाए, पीड्स की हमने बात कर ली है। तो अडल्ट में स्ट्रोक एक सबसे मेन इशू है, जिसमें ये है कि जो मतलब है कि पेशेंट है उसका फिजिकल प्रॉब्लम तो होता ही होता है, वीकनेस आ जाती है, जॉइंट्स काम नहीं करते, एक पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। बट एक चीज़ देखिए कि उसके साथ साथ वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी तो गुजर रहा होता है, तो हुँ, उसके लिए बिहेवियरल थेरापीज भी लाजमी है। और सेम इसी तरह बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो स्पीच के इशू से गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पीच थेरापी भी तो लाजमी है। बेसिकली जो ये इस तरह के पेशेंट हैं, मतलब है कि ऑटिज्म वाले हो गए, सीपी हो गए, स्ट्रोक के हो गए, इनके साथ टीम वर्क करना पड़ता है। तो टीम वर्क के साथ ही आप एक प्रॉपर और एक ऑथेंटिक रिकवरी ला सकते हैं। फाइन। अच्छा, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो मेरी डिस्कशन नॉर्मली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा चल जी, जी। रही है। डब्ल्यू सिटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? और उसके लिए देख ज़रूर मैं चाहूँगी कि कोई गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू सिटिंग के साथ इश्यूज़ बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, उनके साथ क्या मसाइल हैं? देखिए मैडम, जो डब्ल्यू सीटिंग है ना, ठीक है, हम बच्चे को जब नीचे छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक कंफर्ट जोन है बच्चे का, तो बच्चा कोशिश करता है हुँ, कि अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इजी रहे और रिलैक्स रहे। तो ये है कि जब ये हुँ, आप मतलब डब्ल्यू शेप में बच्चे को छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद सबसे मेन नुकसान तो ये होता है कि उसकी होल्डिंग चली जाती है, लेग्स पे होल्डिंग चली जाती है। जब लेग्स पे होल्डिंग चली जाएगी, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है कि वो बच्चा मतलब खड़े होने में मतलब डिफिकल्टी होगी उसे। और सेम इसी तरह जब मतलब डब्ल्यू सिटिंग में होता है, तो एक और इशू डेवलप होता है, जो शायद आपने भी नोट किया होगा कि उनके फुट की इनवर्जन हो जाती है। इनवर्जन से मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जब फिर उसके बाद आप बार बार कोशिश करके उन्हें स्टैंडिंग की तरफ लाते हैं, तो उनके पाँव ऑलरेडी इतने मुड़ चुके होते हैं कि वो वेट बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं होते। नंबर एक। अब ये है कि मतलब डब्ल्यू सिटिंग को हुँ, किस तरह खत्म किया जाए। सिंपल से मेथड है कि रिहैब सेंटर में भी आप परफॉर्म करा सकते हैं, इवन कि आप घर में भी परफॉर्म करा सकते हैं। कि बच्चा ऐसा है कि जो डब्ल्यू सिटिंग करता है, उसे चेयर पे बिठाएं, उसके आगे चेयर करें, और उसे पाबंद कर दें कि वो अपनी टांगों को ऊपर कर ही ना सके। अगर बच्चा लेटा हुआ ठीक। है और बिल्कुल वो डब्ल्यू सिटिंग की तरफ ही जा रहा है, तो आप हल्के से बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि घर में किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लेकिन सॉफ्ट हो, जो डैमेज ना करे, मसल को, आपकी स्किन को रब ना करे। तो हाँ, आप मतलब है कि वो अब आप फाइन। आपने वो चीज़ें भी यूज़ कर सकती हैं। सेम इसी तरह के बच्चे को बिठाते दौरान भी आप अगर बार-बार ट्रेनिंग की तरफ जाएँगे, तो ट्रेनिंग से भी वो बच्चा डब्ल्यू सिटिंग को खत्म कर देता है। हुँ, ठीक, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि हमारे सुनने वालों को ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल साहब मैं जी, आपसे जी। बात करूँगी कि जब कोई भी हड्डी वगैरह की हम बात करते हैं, टूटती है, नॉर्मली एक तो ऑपरेट करवाया जाता है और एक हमारे देसी टोटके होते हैं जिनसे कहते हैं कि जोड़ी जाती है, बाँधी जाती है, कुछ अपना एक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। उस सूरत में क्या जी, जी। फिजियोथेरेपी हेल्प आउट करती है, या जब सर्जरी करवा दी जाती है या बंधवा दी जाती है, तो उसके बाद फिजियो का कोई अमल दखल नहीं होता, तो इस सूरत में क्या सिचुएशन है? आप नहीं, ये देखिए, जब कोई भी बोन फ्रैक्चर होती है, तो उसके बाद में ये होता है कि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि उसकी तरफ न्यूट्रिएंट्स भेजेगी, उसकी तरफ ऐसी चीज़ें
ब्लड वहाँ पे उसे फिक्स किया जाए। अब ये है कि बॉडी फिक्स हो रही होती है तो साथ वाले मसल जो होते हैं वो भी एक तरह के फिक्स होने की तरफ या हार्ड होने की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि ये होता है कि जब मतलब कि कोई भी बच्चा भी है या बड़ा भी है, जब उसे फ्रैक्चर होता है उसमें ये होता है कि वो काफ़ी टाइम के लिए उसे छोड़ देता है, इवन के 2 से 3 महीने के लिए छोड़ा जाता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपने फिजियो के आपने बोन को तो फिक्स करा लिया, एक के साथ वाले जॉइंट्स को और साथ वाले मसल को आपने बिल्कुल रिलैक्स रखा है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो डेफिनेटली वो ज्वाइंट जम जाएगा और मसल वो सिफ हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही आपका प्लेस्टर उतरता है पीओपी, तो उसके फौरन बाद ही आपको फिजियो से लाजमी कंसल्ट कराना होता है। और ये है कि प्रोफेशनल को भी ये है कि वो लाजमी बताएं कि आपने जाके फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करना है और अपने इन इश्यूज को रिजॉल्व कराना है। आपकी इस बात से मुझे लग रहा है जैसे हमारे पास अभी भी अगर देखा जाए तो टीम वर्क की काफी कमी है, हमारा रेफरल टीम वर्क की काफी बहुत कमी है। वीक है कि ऑर्थोपेडिक फिजियो को नहीं रेफर करता, फिजियो ऑर्थोपेडिक को नहीं करता, या सिनेरियोज ऐसे चल रहे होते हैं कि अपने लिमिटेड डोमेन में रह के ही हम काम कर रहे होते हैं, जबकि अगले बंदे का बहुत ज्यादा बिल्कुल लॉस ऐसे हो ही रहा है। होता है। अच्छा, बिल्कुल। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम खवातीन की तरफ भी आएंगे कि हम जो वर्किंग लेडीज होती हैं, स्पेशली हम अपने देखते हैं कि पट्टों की वीकनेस काफी होती है, या नॉर्मली घरेलू औरतों में भी अगर देखा जाए, या ये क्यों प्रोमिनेंट है, ये कोई एज अब ये में भी ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता जा रहा है, तो इसकी क्या रीजंस है? मैडम आपकी आवाज़ ये जी, मैं बात कर रही थी पट्टों में दर्द और जो घुटनों में दर्द है, हमारी खवातीन का ये जी बड़ा मैडम, कॉमन आवाज़ आ सा रही है एक मेरी इशू आपको? रहता है। जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है? सॉरी, दरमियान आवाज़ कट रही है। आप अपना जी जी आप जी डॉक्टर आवाज़ आ रही सोहेल, है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैंडली आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैडम? जी मुझे जी जी। जी, मैं खवातीन की बात कर रही थी कि खवातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पट्टों में दर्द और घुटनों में दर्द बड़ा कॉमन अब ये चीजें नजर आ रही हैं, ये कंप्लेंट्स नजर आती हैं। तो ये पहले तो एज को कंसिडर कर लिया जाता था, लेकिन अब यंग एज में भी ये बड़ी कॉमन चीजें नजर आ रही हैं, तो इसकी क्या रीजन है? मैडम मुख्तलिफ रीज़न हैं। इसमें एक रीज़न तो यही है कि हमारा जो मतलब है कि प्रैक्टिस या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स समझे वो नील हो गया है। हमें मोबाइलों ने, हमें लैपटॉप टीवी ने बिल्कुल नीचे समझे कि बिठा के रख दिया है। एक तो रीज़न यही है। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे जो मतलब खवातीन हैं उनकी डाइट भी अच्छी नहीं है इतनी। उनकी जब डाइट अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो वीकनेस की तरफ जाएंगे, तो वीकनेस की तरफ जब जाएंगे तो डेफिनेटली उनमें जो ये है कि कमज़ोरी, मतलब हड्डियों की कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ कि जब आप वर्क नहीं करते, आप एक्सरसाइज की तरफ नहीं आते, तो डेफिनेटली आपका वेट भी इंक्रीज होता है। तो जैसे ही आपका वेट इंक्रीज होगा तो एक जॉइंट ने लिमिटेड मतलब वजन बर्दाश्त करने के लिए बना है। तो अगर आप उस एक्स्ट्रा वेट के साथ डेली बेसिस पे मतलब यूज़ करेंगे, रब होगा, तो डेफिनेटली जब वो रब हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसके बाद यही होता है कि जो उसकी वीकनेस और उसमें जो पेन शुरू हो जाती है, वो एक मतलब सबसे मेन रीज़न तो ये है कि आपका वेट है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज की तरफ आएँ, अपने वेट को कंट्रोल करें, तो ये चीज़ें मतलब है कि जो अर्ली एज में आ रही हैं ये आना बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। सबसे मेन चीज़ वेट ज़्यादा है और फिजिकल आपके एक्टिविटीज़ रीजंस में नहीं ही है। सारे सोल्यूशन है। बिल्कुल आपके रीजंस में ही सारे सोल्यूशन है कि हमें ही एहतियात करनी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज को बिल्कुल। पूछूंगी कि जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं, फालिज की बात करते हैं, हम फिजियो की तरफ तब तक नहीं राग़िब होते जब तक पैरालाइज लेवल पे नहीं आ जाते। तो कोई ऐसे साइंस सिम्टम्स जी। बॉडी के अकॉर्डिंग जो कि हमें ये पॉइंट दे रहे हो कि हम स्ट्रोक की तरफ ये चीज जा रही है, या अभी अगर ये माइनर अटैक है तो ये मेजर की तरफ भी जा सकता है, तो ये पूछना चाहूंगी। देखिए, जो स्ट्रोक की जो हम आम लैंग्वेज में फॉलेज बोलते हैं, उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक में ये होता है कि आपकी ब्रेन की जो नस है, जो आर्टरी है, वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। एक इशू ये है कि उसमें ये होता है कि आपकी जो मतलब सप्लाई है, ब्रेन की सप्लाई है आर्टरी की, वो फट जाती है। उसे कहते हैं हेमरेज।
और जो ब्लॉक होते होते उसे कहते हैं इस्कीमिक। आप ये देखें कि जब आपको स्ट्रोक हुआ है तो उसके एक 5 से 6 साइंस हैं जो आपको ऑब्जर्व करने हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र होना है और फ़ौरन जाना है, क्योंकि जितना जल्दी आप हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे और आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी उतना जल्दी, और मतलब उतना कम डैमेज होगा आपके ब्रेन का और आपकी बॉडी का। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज़ क्या है, कि सबसे मेन चीज़ तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर शूट करता है जो उसमें ये स्ट्रोक के साइन आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, जब आपको स्ट्रोक शुरू हो रहा है, स्ट्रोक के साइंस आ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको सडन कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, आपके दिल में घबराहट सी शुरू हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप बोलने में आपको मसला होता है, आप मतलब बोलना तो चाह रहे होते लेकिन आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते और बोल नहीं पा रहे होते। नंबर 3, आपको लगता है कि आपकी एक बॉडी ने मतलब आपकी बॉडी का वेट बढ़ गया है। बेसिकली वेट बढ़ने की रीज़न ये होती है कि आपकी एक बॉडी मोस्टली एक बॉडी आपकी वीक हो जाती है, एक साइड, मतलब है कि जो आपकी बॉडी की एक साइड है लेफ्ट या राइट वो वीक हो जाती है। और सेम इसी तरह कि जब उन्हें आपको फोन मतलब है कि आपका बीपी शूट कर रहा है, आपको पता चलेगा आपके जो बॉडी की मतलब सेंसेशन है वो आपको इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी, स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको लगे कि आप हैवी वेट हो गए हैं, आपका वेट बढ़ गया है, तो एक साइन है स्ट्रोक के, तो उसके लिए आपको फौरन हॉस्पिटल जाना होता है। ठीक हो गया, फाइन। अच्छा, वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा मूव करूंगी। एक डॉक्टर सुहेल, कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट, ये दो कोई पैरेलल चीजें चलती हैं और क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरफ मूव करना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ा इसको डिफरेंशिएट कर दें और फिर फायदे और नुकसान अगर डिफाइन कर देंगे तो समझने वालों के लिए आसानी हो जी, जाएगी। कैरोप्रैक्टर बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने कैरोप्रैक्टर के पास गए तो उसने एक थ्रस्ट के साथ आपके किसी भी जॉइंट को, कोई भी जॉइंट अगर आपका स्टिफ है, उसने एक थ्रस्ट दिया और आपको मतलब है कि पेन रिलीव कर दिया और आपके जॉइंट को मोबाइल कर दिया। एक बात तो ठीक है, उसके अलावा इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं कि जब आप एक थ्रस्ट से किसी भी जमे हुए जोड़ को या मसल को थ्रस्ट देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? हो सकता है आपका मसल डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका टेंडन डैमेज हो जाए। तो ये एक फ़ायदा भी बता दिया मैंने, एक नुकसान भी बता दिया। फिजियो का क्या है? फिजियो में ये होता है कि हम प्रॉपर एक स्ट्रेच के साथ और प्रॉपर जॉइंट की अलाइनमेंट के साथ हम काम करते हैं। तो उसमें ये होता है कि कोई थ्रस्ट की तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसमें आपकी जो जॉइंट स्टिफ है वो मतलब उससे मोबाइल किया जाता है, जो आपके मसल स्टिफ हैं उन्हें लूज़ किया जाता है। लेकिन ये है कि उसमें आपको जो डैमेज है वो आपका डैमेज बढ़ जाता है। ठीक ठीक जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर बाकी सोहेल। लास्ट में आखिर में थोड़े से आप कह रहे थे कि आखिरी क्वेश्चन है, तो मुझे एक आखिर में एक बात ऐड करने थे स्ट्रोक से रिलेटेड, जो सबसे जी, मैं मेन बिल्कुल रीज़न चाहूंगी होती कि है आप जिसमें डैमेज बढ़ जाता है। तो आखिरी बात यह है कि जैसे स्ट्रोक की बात हुई तो हमने स्टार्ट करके फिर आगे मतलब एक और क्वेश्चन की तरफ चले गए। स्ट्रोक में बेसिकली ये होता है जब आपको किसी मतलब है कि साथ वाले को, अटेंडेंट को, घर में किसी मेंबर को लग रहा होता है कि स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक होने के साइंस आ रहे हैं, तो वो एकदम से भागते हैं, एस्पिरिन खिला देते हैं। देखिए, एस्पिरिन खिलाने से क्या होता है, आपका ब्लड बेसिकली थिन होता है, पतला होता है। तो लाजमी नहीं है कि जो स्ट्रोक के साइंस आए हैं वो इस्कीमिक हैं, वो ब्लॉकेज के हैं। तो हो सकता है कि जो स्ट्रोक के साइंस है वो हेमरेज हो, वो आपकी नस फटी हो। अगर नस फटी है तो उसमें एस्पिरिन आपको आपका अपोजिट इफेक्ट डालेगी, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी आपके ब्रेन में। तो ये एक नुकसान होता है कि अगर आप एस्पिरिन खिला रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल नहीं है, आपको नहीं आइडिया कि स्ट्रोक के दौरान कौन सा स्ट्रोक हुआ, बस्ट हुआ है या ये एक इस्कीमिक हुआ है। मतलब कि इस्कीमिक की हद तक तो हम कह सकते हैं एस्पिरिन खिलाई जाए तो बचत हो सकती है, बट ये है कि अगर हेमरेज हो गया है तो वो एक तरह का आपने अपोजिट काम कर दिया, आपने मजीद बढ़ा दिया उस इशू को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोहेल। बहुत एक अच्छी कन्वर्सेशन रही, डिस्कशन रही, जिससे मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सुनने वालों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा और बहुत सी अवेयरनेस मिली होगी। और ऐसे ही प्रोग्राम इंशाल्लाह फर्दर कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज, थैंक यू। जी, आपने देखा कि कितनी ही खूबसूरत डिस्कशन थी और उसमें कितनी ही चीजों को क्लियर किया गया।
मैं तमाम देखने और सुनने वालों को ये कहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन को हमने फ़ोकस करना है। सबसे पहले तो हमने अर्ली टू अर्ली डायग्नोसिस की तरफ और इंटरवेंशन की तरफ मूव करना है। सेकेंडली ये है कि जो बहुत कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, हम पाकिस्तानी खुद डॉक्टर ज़्यादा बन जाते हैं और चाहते हैं कि हम खुद इस चीज़ को कैरी करें और खुद उसमें जितनी भी चेंजेस, मॉडिफिकेशंस लानी है वो लाएँ। इस चीज़ से गुरेज़ करें और डॉक्टर को, प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करें। और तमाम प्रोफेशनल्स के लिए मेरा ज़रूर ये मैसेज है कि जब भी हम किसी डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के साथ काम करते हैं तो टीम वर्क की इंतहाई ज़रूरत होती है। कभी भी एक प्रोफेशनल इनफ नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। सो हमें टीम वर्क की तरफ मूव करना है और अपनी स्किल्स को मिल के इस्तेमाल करना है ताकि हम जो बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, जितनी भी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकें, मेन स्ट्रीम की तरफ ला सकें और इंडिपेंडेंट कर सकें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।